चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लेस ऑफ स्यूइंग, नेक्स्ट जो सबहेड आप देख पा रहे हैं दैट इज प्लेस ऑफ स्यूइंग। कहां सूट फाइल करना है, बेसिकली ज्यूरिसडिक्शन की कहानी है। कौन से ज्यूरिसडिक्शन की? टेरिटोरियल की। अब ये जो कहानी है प्लेस ऑफ स्यूइंग, ये बेसिकली किसकी कहानी है? टेरिटोरियल। किस कोर्ट में जाना है, किसका ज्यूरिसडिक्शन होगा, 15 से लेके 25 तक इसी से रिलेटेड सारे प्रोविजन हैं, इसी के इर्द गिर्द इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सेक्शन 15 बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री में पूछा जाता है। तो प्लेस ऑफ स्यूइंग से रिलेटेड जो सेक्शन है वो देख लीजिए जरा। प्लेस ऑफ स्यूइंग, इसमें देखिए सबसे पहले सेक्शन 15। सेक्शन 15 बताता है कि आपको उस टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के उस कोर्ट के पास जाना है जो लोएस्ट कॉम्पिटेंट कोर्ट है। देखिए 15 कहता है एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ द लोएस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट। जो सबसे छोटा कोर्ट है, जैसे मान लीजिए एक ही शहर में अलग अलग हिरार्की ऑफ सिविल कोर्ट है, एक है सिविल जज जूनियर डिवीजन और एक है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो भैया आप अगर आपका जो मैटर है उस पे जो लोएस्ट ग्रेड का कोर्ट उस टेरिटरी में बैठा है, उस टेरिटरी का जो लोएस्ट ग्रेड का कोर्ट बैठा है, अगर उसके पास अगर वो कॉम्पिटेंट है आपके मैटर को सुनने के लिए, तो आपको सूट फाइल करने उसके पास जाना है। सीधे आप हायर कोर्ट के पास मत चले जाइए, जो लोएस्ट ग्रेड का कोर्ट है उस टेरिटरी में आप वहां जाएंगे। ये कहता है सेक्शन 15। दिस इज इंपॉर्टेंट। इसके बाद 16 बताता है इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर डिस्प्यूट है तो कहां फाइल होगा। 16 में आप अगर देखेंगे ए से लेके एफ तक जो सारी चीजें ए से लेके ई तक अगर आप सारी चीजें देखेंगे तो सब कुछ रिलेट करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के सूट से रिलेटेड। एफ जो है फॉर द रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्चुअली अंडर डिस्ट्रेंट और अटैचमेंट। एफ जो है बस वो मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है, लेकिन वो मूवेबल प्रॉपर्टी कहां है? कहीं अटैचमेंट में है, डिस्ट्रेस में, किसी पर्टिकुलर प्लेस पे है। तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी भी कैसी हो गई? इमूवेबल की तरह हो गई, क्योंकि उसे मूव नहीं किया जा रहा वहां से, वो ऑलरेडी वहां अटैच्ड है, फिक्स है, इसीलिए ये बात कही गई है। तो ये सब किस चीज से? जहां प्रॉपर्टी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे सिचुएटेड है। भाई इमूवेबल प्रॉपर्टी एक पर्टिकुलर जगह पे सिचुएटेड होती है। तो इसके रिगार्डिंग सेक्शन 16 में ए से लेके जो एफ तक क्लॉज है उसके बाद जो लाइन लिखी है वो देखिए, शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज ज्यूरिसडिक्शन द प्रॉपर्टी इज सिचुएट। तो ये जो सारे सूट्स हैं जो मेजरली इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, ये सारे सूट कहां इंस्टीट्यूट करे जाएंगे? जहां वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, उस जगह, उस टेरिटरी में ये सूट इंस्टीट्यूट किया जाएगा। प्रोवाइजो ये कहता है कि अगर मान लीजिए, प्रोवाइजो को आप ब्रीफ में समझ लीजिए, इसका प्रोवाइजो ये कहता है कि अगर मान लीजिए जो डिफेंडेंट है जिसने इस तरीके की किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ कोई रॉन्ग कमिट किया है, उससे आपको अगर सिर्फ कॉम्पेंसेशन लेना है, डिफेंडेंट से आपको कॉम्पेंसेशन लेना है, और डिफेंडेंट एक अलग ज्यूरिसडिक्शन में है और इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी और ज्यूरिसडिक्शन में, डिफेंडेंट कहीं और रहता है लेकिन उसने जो रॉन्ग कमिट किया है किससे रिलेटेड किया है? उस इमूवेबल प्रॉपर्टी, और उसमें आपको सिर्फ डैमेज वैमेज लेना है जहां इस डिफेंडेंट का पर्सनली अपीयरेंस जरूरी है। अगर ऐसी सिचुएशन है कि डिफेंडेंट की पर्सनल अपीयरेंस जरूरी है और डिफेंडेंट किसी और टेरिटरी में रहता है और इमूवेबल प्रॉपर्टी कहीं और सिचुएटेड है जिसके साथ उसने रॉन्ग कमिट किया है, इन दैट केस प्रोवाइजो कहता है कि आप दोनों में से कहीं भी सूट फाइल कर सकते हैं। आप वहां भी कर सकते हैं जहां वो इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है जिसके साथ रॉन्ग कमिट हुआ है, या फिर आप उस जगह पे भी कर सकते हैं जहां वो डिफेंडेंट रिजाइड करता है या बिजनेस करता है। ठीक, तो जहां डिफेंडेंट रहता है या बिजनेस करता है वहां भी करा जा सकता है इन सच केसेस जहां आपको कोई क्लेम करना है डिफेंडेंट के अगेंस्ट और जिसमें उसकी पर्सनल अपीयरेंस रिक्वायर्ड होगी। इन दैट केस आप डिफेंडेंट की प्लेस पे भी कर सकते हैं या इमूवेबल प्रॉपर्टी जहां सिचुएटेड है वहां भी, दोनों में से कहीं भी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा 16 इंपॉर्टेंट है। 17 देखिए, सूट्स फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड विद इन ज्यूरिसडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट। अब मान लीजिए जो प्रॉपर्टी अलग अलग कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में सिचुएटेड है, मान लीजिए एक अंकल है यू, इनका एक घर है भोपाल में एक घर है, इनका इंदौर में एक पीस ऑफ लैंड है, और भयानक प्रॉपर्टी इनने मध्य प्रदेश के 4-5 शहरों में बना रखी है, अलग अलग अंकल ने। अब अंकल के निपटने के बाद जब इनके बच्चों के पास प्रॉपर्टी आती है, वो पार्टीशन का सूट फाइल करना चाहते हैं कि साहब ये प्रॉपर्टी हमें बांट दीजिए, आप कोर्ट के पास जाना चाह रहे हैं। अब क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टी है ये अलग अलग कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में सिचुएटेड है, थोड़ी भोपाल में, थोड़ी इंदौर में, थोड़ी कहीं और, तो फिर किस कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन होगा? यहां पे कहां सूट फाइल किया जाएगा, इसके रिगार्डिंग 17 बात करता है। इसलिए 17 का हेड नोट क्या कहता है? सूट्स फॉर रिमूवल प्रॉपर्टी सिचुएटेड विद इन ज्यूरिसडिक्शन ऑफ डिफरेंट, अलग अलग कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में सिचुएटेड प्रॉपर्टी है भाई साहब। तो ऐसे में क्या होगा? किसी में भी कर सकते हैं, जहां जहां जिस कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में प्रॉपर्टी का कोई पार्ट है आप वहां सूट फाइल कर सकते हैं। Where a suit is to obtain relief respecting or compensation for wrong to immovable property situate within the jurisdiction of different courts, the suit may be instituted in any court within the local limits of whose jurisdiction any portion of the property is situate. जहां कोई भी पोर्शन सिचुएटेड हो,
वहां आप कर सकते हैं, दैट इज 17। तो 17 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, जहां प्रॉपर्टी अलग अलग कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में सिचुएटेड है। इसके बाद 18। अब 18 में सर्टेन ही नहीं है कि किस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में। 18 बात करता है प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट वेयर लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट्स आर अनसर्टेन। कोर्ट की लोकल लिमिट ही अनसर्टेन है, समझ ही नहीं आ रहा ये प्रॉपर्टी किस पर्टिकुलर कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में जा रही है। ऐसे केस में के लिए भी 18 कहता है दोनों में से किसी में भी आप कर सकते हो। जिन दो कोर्ट्स के बीच में ये अनसर्टेनिटी है, जिन दो कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को लेके अनसर्टेनिटी है कि ये प्रॉपर्टी किस पर्टिकुलर कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आ रही है, दोनों में से किसी में भी कर सकते हैं। बस अगर ये अनसर्टेनिटी है तो इस बात को राइटिंग में रिकॉर्ड किया जाएगा कि अनसर्टेनिटी थी लेकिन इस पर्टिकुलर कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट कर दिया गया है। बाकी इसका जो सबसेक्शन 2 है वो एपेलेट कोर्ट के और रिविजनल कोर्ट के पावर बताता है। तो भैया वो ये कहता है कि इस ग्राउंड पे आगे चल के अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो ये देखा जाएगा कि पहले आपने ऑब्जेक्शन रेज किया है या नहीं। ये यहाँ पे एक ऐसी चीज है जो हर जगह चलेगी। ठीक, हाँ कुछ कुछ प्रोविजन सीआरपीसी जैसे हैं, यस दैट्स करेक्ट। काफी चीजें हैं भाई, क्योंकि देखो प्रोसीजर है, अब चाहे वो क्रिमिनल का हो या सिविल का, कुछ चीजें तो सेम आपकी रहेंगी। सो दैट इज 18 वेयर इट इज नॉट सर्टेन, सर्टेन नहीं है तो वहां पे भी दोनों में से किसी भी कोर्ट में करा जा सकता है। जहां दो अलग अलग कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में प्रॉपर्टी आ रही है वहां भी किसी में करा जा सकता है। सेक्शन नंबर याद रखना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इधर। सेक्शन नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 17 किसकी बात कर रहा है, 18 किसकी बात कर रहा है, ये जरूर आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद 19, तो 19 बात करता है मूवेबल की। अभी तक अपन इमूवेबल के बारे में पढ़ रहे थे। 19 बात करता है मूवेबल की या फिर रॉन्ग टू पर्सन, जैसे डिफेमेशन। डिफेमेशन प्रॉपर्टी के अगेंस्ट नहीं होता, व्यक्ति के अगेंस्ट होता है। तो पर्सन के अगेंस्ट है या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी अगेंस्ट है तो कहां फाइल करेंगे उसके लिए 19 बता रहा है। ये तो इमूवेबल के लिए हो गया 17 18, तो कि अगर दो अलग अलग के जुरिस्डिक्शन में है या सर्टेन ही नहीं है किसके जुरिस्डिक्शन में है। 19 बात करता है सूट्स फॉर कॉम्पेंसेशन फॉर रॉन्ग्स टू पर्सन और मूवेबल। ऐसे केस में दो कोर्ट का जुरिस्डिक्शन होता है। 19 में एक बात सिंपली समझ लीजिए, जहां कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ उस जगह का जुरिस्डिक्शन, या फिर जहां डिफेंडेंट रहता है या बिजनेस करता है उस जगह का जुरिस्डिक्शन। रॉन्ग्स टू मूवेबल या फिर पर्सन, इनके केस में टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन किसका होगा, किन कोर्ट्स का होगा। तो दो बातें ध्यान रखिएगा। पहला, जहां कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है वहां। मान लीजिए मैं मान लीजिए भोपाल में रहता हूं, आप रहते हैं दिल्ली में। आप आए दिल्ली से भोपाल और यहां आके आपने मेरी बेइज्जती करी, डिफेमेशन आपने कमिट किया और फिर आप चले गए वापस दिल्ली। अब मेरे पास ऑप्शन है, कॉज ऑफ एक्शन की तरह राइज हुआ है भोपाल में, तो मैं या तो भोपाल में सूट फाइल कर सकता हूं या जहां डिफेंडेंट रहता है या बिजनेस करता है, आप दिल्ली में रहते हैं तो मैं दिल्ली में भी कर सकता हूं। तो इन दोनों कोर्ट का जुरिस्डिक्शन यहां रहेगा। इलस्ट्रेशन से क्वेश्चन आता है, दैट्स करेक्ट शालिनी। A residing in Delhi beats B in Calcutta, B may sue A either in Calcutta और दिल्ली, और सिमिलर बाद वाला सेम बात ध्यान रखना, जहां कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है वहां, जहां आपके राइट का वायलेशन हुआ वो, या फिर जहां डिफेंडेंट रहता है, दो में से किसी एक जगह। इसके बाद 20 देखिए, तो ये भी हो गई मूवेबल की बात। इसके बाद आते हैं सेक्शन 20, रेजिडरी बात करेगा, जो बचा कुचा है वो सब 20 में आ जाएगा। इसके बाद तो 20 है अदर सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर डिफेंडेंट रिसाइड्स और कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस सब्जेक्ट टू द लिमिटेशंस अफोरसेड, एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन अ कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज ज्यूरिसडिक्शन। तो बाकी सारे कोर्ट कहां, किन किन कोर्ट्स का ज्यूरिसडिक्शन होगा बाकी मैटर्स पे। तो ए में लिखा है द डिफेंडेंट और ईच ऑफ द डिफेंडेंट्स वेयर देयर आर मोर देन वन एट द टाइम, वो जहां रिसाइड करते हैं या वॉलंटरी बिजनेस करते हैं। सीधी सी बात सिंपली समझिएगा, ए और बी दोनों उसी की बात करते हैं, डिफेंडेंट की और डिफेंडेंट के रहने की या उसके ऑक्यूपेशन या बिजनेस की। और सी बता रहा है द कॉज ऑफ एक्शन होली और इन पार्ट अराइज। तो 19 और 20 में सेम बात है, जहां डिफेंडेंट रहता है या बिजनेस करता है या फिर जहां कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ। तो चाहे मूवेबल से रिलेटेड रॉन्ग हो, पर्सन से रिलेटेड हो या कोई और हो, इनमें सब में दो जगह का जुरिस्डिक्शन आता है, जहां कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ या जहां डिफेंडेंट रहता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में वहां होता है जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। दैट्स द कंक्लूजन ऑफ दीस प्रोविजंस। ठीक, एक्सप्लेनेशन कॉर्पोरेशन की बात करता है। तो कॉर्पोरेशन के रिगार्डिंग सिंपल सी बात एक्सप्लेनेशन में ये लिखी है कि अगर मान लीजिए, अब यहां पे भी दो सवाल आएंगे क्योंकि 20 में अपन ने, एक मिनट जरा ये एक्सप्लेनेशन और थोड़ा सा समझ लेना 20 वाला रिगार्डिंग कॉर्पोरेशन। तो कॉर्पोरेशन के केस में ये होगा कि मान लीजिए भारत में उसका एक ही ऑफिस है, अगर मान लीजिए किसी ज्यूरिस्डिक पर्सन के अगेंस्ट सूट फाइल होना, किसी कंपनी के अगेंस्ट, अब या तो दो कंडीशन होंगी, या तो उसका भारत में एक ही ऑफिस है या अलग अलग जगह ब्रांच है। मान लीजिए एक ऐसी कंपनी है जिसका सिर्फ दिल्ली में ऑफिस है और उसने कोई रॉन्ग कमिट किया है, उसके अगेंस्ट जो सूट फाइल होना है उसका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है भोपाल में, तो दोनों के जुरिस्डिक्शन आ जाएंगे, दिल्ली का भी आ जाएगा भोपाल का भी आ जाएगा, क्योंकि यहां ये कॉर्पोरेशन डिफेंडेंट है, ये कंपनी डिफेंडेंट है, तो उसका क्योंकि ऑफिस दिल्ली में है तो वो हो गया एक, या फिर जहां कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ तो कॉज ऑफ एक्शन भोपाल में अराइज हुआ, दोनों में से किसी का भी जुरिस्डिक्शन। समस्या वहां आएगी जहां इस कंपनी के अलग अलग ब्रांच ऑफिस हैं। हेड ऑफिस मान लीजिए इसका दिल्ली है और इसका एक ब्रांच ऑफिस भोपाल में भी है, और अगर कॉज ऑफ एक्शन भोपाल में ही अराइज हुआ है, इस बात को समझना जो एक्सप्लेनेशन कह रहा है ध्यान से,
अगर कॉज ऑफ एक्शन भोपाल में अराइज हुआ है और भोपाल में इसकी एक ब्रांच है, इन दैट केस ज्यूरिसडिक्शन दिल्ली के कोर्ट का नहीं होगा। इसमें दोनों कॉज ऑफ एक्शन भी भोपाल में अराइज हुआ है और उस कॉर्पोरेशन का ऑफिस भी है भोपाल में, तो दोनों तरीके से जो ज्यूरिसडिक्शन आना है, चाहे वो कॉज ऑफ एक्शन से आए चाहे प्लेस ऑफ बिजनेस से आए, दोनों जगह से जो ज्यूरिसडिक्शन है सिर्फ और सिर्फ भोपाल शहर का आएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। हाँ, लेकिन मान लीजिए एक ऑफिस उसका, हेड ऑफिस उसका दिल्ली में है, ब्रांच ऑफिस उसका इंदौर में है, भोपाल में ब्रांच ऑफिस नहीं है, लेकिन कॉज ऑफ एक्शन भोपाल में अराइज हुआ है। इन दैट केस दोनों का ज्यूरिसडिक्शन आएगा, भोपाल जहां कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो या फिर प्रिंसिपल सीट जहां है, हेड ऑफिस जहां है दिल्ली, इन दोनों का आएगा। आई होप दैट इज क्लियर। ठीक, ये एक्सप्लेनेशन आपका बताता है, एक बार ध्यान से पढ़ेंगे, यू विल अंडरस्टैंड। दैट इज सेक्शन 20। इसके बाद आइए 21 पे। सेक्शन 21 ऑब्जेक्शन की बात करता है। ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड अगर ऑब्जेक्शन है तो भैया आपको कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में ही फाइल करना है। जिस समय आपने सूट, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस मतलब जहां पहली बार आपने सूट फाइल किया था, वहां ऑब्जेक्शन अगर आपने फाइल नहीं किया और उसके बाद आप एपेलेट कोर्ट के पास जा रहे हैं, तो एपेलेट कोर्ट तभी एंटरटेन करेगा जब वो ये इंश्योर हो जाए कि आपने कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस के यहां भी जितना जल्दी संभव हो सकता था उतना जल्दी ये ऑब्जेक्शन रेज किया था। इन दैट केस ओनली द एपेलेट कोर्ट विल एंटरटेन दिस, अदरवाइज नॉट। ये लिखा है 21 में, ऑब्जेक्शंस टू ज्यूरिसडिक्शन, नो ऑब्जेक्शन एज टू द प्लेस ऑफ स्यूइंग शैल बी अलाउड बाय एनी एपेलेट और रिविजनल कोर्ट अनलेस, अंडरलाइन कर लीजिए, अनलेस सच ऑब्जेक्शन वाज टेकन इन द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। अगर आपने कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में जहां एक्चुअली सूट फाइल किया था, जिसके ज्यूरिसडिक्शन से आपको समस्या थी, पहले आप उसको तो बताते। अगर आपने उसको नहीं बताया तो एपेलेट कोर्ट इस बात को एंटरटेन नहीं करेगा। आगे लिखा है, एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी एंड इन ऑल केसेस वेयर इश्यूज आर सेटल्ड एट और बिफोर सच सेटलमेंट एंड अनलेस देयर हैज बीन अ कंसीक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस। एक तो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में भी आपने ये ऑब्जेक्शन रेज किया हो, प्लस उस लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन की वजह से जो सूट डिसाइड हुआ है, क्योंकि अब आप किसके पास, देखिए ये 21 का जो ऑब्जेक्शन है ये क्या बता रहा है कि जब आप एपेलेट कोर्ट या रिविजनल कोर्ट के पास गए हैं और उनसे जाके आप ये कह रहे हैं कि साहब जिस कोर्ट ने ये डिसाइड किया है मैटर, उसका तो ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं था, तो एपेलेट या रिविजनल कोर्ट ये देखेगा, दो बातें चेक करेगा। सबसे पहले वो ये देखेगा कि आपने कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में ऑब्जेक्शन रेज किया था या कि नहीं, अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे, प्लस इस लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन की वजह से फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है या नहीं। अगर ये दो बातें प्रूफ हो गई, इन दैट केस ओनली एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन विल कंसीडर दिस, अदरवाइज इट विल नॉट। ये बात ध्यान रखिएगा 21 में। 21A, इसके बाद सेक्शन 21A भी इंपॉर्टेंट है। 21A बात करता है बार ऑन सूट टू सेट असाइड डिक्री ऑन ऑब्जेक्शन एज टू प्लेस ऑफ स्यूइंग। बार ऑन सूट, बार ऑन सूट का मतलब अगर मान लीजिए एक कोर्ट ने डिक्री दे दी है और एक पार्टी को उस डिक्री से यह समस्या है कि जिस कोर्ट ने वो डिक्री पास करी है उसके पास ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं था, वो कॉम्पिटेंट कोर्ट नहीं था, तो इस डिक्री को सेट असाइड कराने के लिए आप दूसरा सूट फाइल नहीं कर सकते। 21A क्या बार करता है, देखिए 21 बात कर रहा था कि एपेलेट कोर्ट कब एंटरटेन करेगा, अपील में जा सकते हैं आप। 21A कह रहा है कि अगर आपको ज्यूरिसडिक्शन की समस्या थी, एक डिक्री को आप सेट असाइड कराना चाहते हैं इस ग्राउंड पे कि साहब कॉम्पिटेंट कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं था, उसके लिए आप एक सिमिलर कोर्ट में जाके सूट फाइल नहीं कर सकते, अपील करिए, लेकिन उसके लिए आप सूट लेके नहीं आ सकते। दैट इज इंपॉर्टेंट। ये है 21A। तो 21 बताता है बार ऑन सूट टू सेट असाइड डिक्री ऑन ऑब्जेक्शन एज टू प्लेस ऑफ स्यूइंग। इस ग्राउंड पे आप सूट फाइल नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा 21A।